प्यारे बच्चों, इकाई 1 प्रमुख अवधारणाएं, उसमें हमने समानता स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया। खंडा की दूसरी इकाई आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, इसके अंतर्गत हम राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता इनका अध्ययन करेंगे। पहला जो पाठ इस इकाई का है राजनीतिक समाजीकरण। पहले हम राजनीतिक समाजीकरण को समझेंगे, उसके बाद राजनीतिक संस्कृति और उसके बाद राजनीतिक सहभागिता। ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, क्योंकि पहले राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी के बाद उस व्यक्ति के अंदर या समाज के लोगों के अंदर राजनीति के प्रति जो लगाव पैदा होता है, राजनीति के प्रति जो उसकी अभिवृत्ति पैदा होती है, राजनीति के प्रति जो आग्रह उसका होता है, राजनीति के प्रति जो उसकी मान्यता होती है, वो राजनीतिक संस्कृति में बदल जाती है। और राजनीतिक संस्कृति के बाद राजनीतिक सहभागिता का उदय होता है, अर्थात व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने लग जाता है। तो ये तीनों अवधारणाएं राजनीतिक समाजीकरण से शुरू होती हैं और राजनीतिक सहभागिता पर जाकर के अपना अंतिम रूप प्राप्त करती हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर राजनीतिक समाजीकरण नहीं होगा, अर्थात राजनीति का ज्ञान नहीं होगा या उसे राजनीति की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता की कल्पना करना बेकार है। तो हमें सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन इस पाठ में करना है। राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण की जो अवधारणा का उदय कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमने 11वीं क्लास में राजनीति के परंपरागत अध्ययन के रूप में और राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में हमने राजनीति विज्ञान को स्पष्ट किया था, क्योंकि जब परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रति लोगों में असंतोष पैदा हुआ, तो 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद विश्व में लोगों के अंदर राजनीति के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हुआ, और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही उस काल का नाम या उस समय का नाम आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन कहा जाने लगा। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति का जो अध्ययन किया गया है वो 1945 के बाद किया गया है। चूँकि इस काल में विभिन्न देशों की राज व्यवस्थाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाने लगा, तो इस काल के अध्ययन को तुलनात्मक अध्ययन भी अपन कह सकते हैं। कहने का भाव यह है कि आधुनिक दृष्टिकोण में तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ राजनीति विज्ञान का, और उस तुलनात्मक अध्ययन के साथ ही व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद 1945 से लेकर के 1960 तक चला, और उत्तर व्यवहारवाद 1960 से लेकर के वर्तमान तक चल रहा है। 1945 से लेकर 1960 के बीच जो व्यवहारवाद का रूप परिलक्षित हुआ, उसे हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानने लगे कि साहब व्यवहारवादी क्रांति हो रही है। लोग या जो समाज के जो
विचारक हैं वो राजनीति की संरचना के स्थान पर उसके कार्यों का, उसके व्यवहारों का अध्ययन करने लगे हैं और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत ही ये जो आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं हमारी तीनों, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता, इन तीनों का उद्भव हुआ है। तो आज हम इस पाठ में सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण के बारे में देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है। तो हम सीधी सीधी बात करें, राजनीतिक समाजीकरण का मतलब होता है व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना, लोगों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक परिभाषा के रूप में भी कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान की जाती है। एक परिभाषा के रूप में अपन लिख सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान की जाती है और उस शिक्षा से लोगों में राजनीतिक गुणों का विकास होता है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को राजनीति की शिक्षा प्रदान की जाती है और इस शिक्षा से लोगों में राजनीतिक गुणों का विकास होता है। इस तरीके से हम राजनीतिक समाजीकरण की एक परिभाषा स्थापित कर सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण को स्पष्ट करने वाले सबसे जो पहले जो राजनीतिक चिंतक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, वो हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन को हम राजनीतिक समाजीकरण का कहने का मतलब है एक फर्स्ट चिंतक कह सकते हैं कि साहब राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सबसे पहले हर्बर्ट साइमन ने स्पष्ट किया। हर्बर्ट साइमन की एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आ जाता है क्वेश्चन कि साहब हर्बर्ट साइमन की पुस्तक का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में हर्बर्ट साइमन ने राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता के पक्षों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। राजनीतिक संस्कृति के बारे में इस पुस्तक में ज़्यादा प्रकाश डाला गया है और थोड़ा थोड़ा राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक सहभागिता के बारे में भी इसमें प्रकाश डाला गया है। तो उन्होंने इस पुस्तक में स्पष्ट किया है कि राजनीतिक समाजीकरण का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो लिखा है उन्होंने, राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना है। इस पुस्तक में जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और जहाँ से जो आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं का उदय माना जाता है, उस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में लिखा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान की जाती है या राजनीतिक जो पहलू हैं, राजनीतिक जो तत्व हैं, उनकी शिक्षा प्रदान की जाती है। इन्हीं के साथ ही एक दूसरे विद्वान हुए हैं आमंड और पावेल। तो आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक समाजीकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। देखिए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक समाजीकरण के बाद राजनीतिक संस्कृति का उदय होता है, राजनीतिक संस्कृति के बाद में राजनीतिक सहभागिता का उदय होता है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया
कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। क्योंकि जब व्यक्ति को राजनीति की शिक्षा प्रदान कर दी जाती है या वो व्यक्ति राजनीति की शिक्षा से पारंगत हो जाता है, तो उसके बाद उसमें राजनीति के प्रति जो लगाव पैदा होता है, राजनीति के प्रति जो आग्रह पैदा होता है, राजनीति के प्रति जो झुकाव पैदा होता है, उसको अपन राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है तथा राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को, राजनीतिक जो उद्देश्य हैं के प्रति जो अभिप्रेरणा है उनका वो निर्माण करता है। तो हम एक लाइन में आमन पावेल की परिभाषा याद करेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है और राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं का निर्माण करता है। तो ये परिभाषा भी आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से याद करनी है। एक और विद्वान हुए हैं कावनाद्य। उन्होंने भी राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बहुत ही स्पष्टता से समझाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सभी की मिलीजुली परिभाषा एक ही बनती है कि राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने को, राजनीति व्यवस्था के तत्वों का ज्ञान सीखने को या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पहलुओं को समझने को हम राजनीतिक समाजीकरण कह सकते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में बात हो जानी चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना या राजनीतिक व्यवस्था के पहलुओं को सीखना या राजनीतिक व्यवस्था के तत्वों की जानकारी करना क्या है, राजनीतिक समाजीकरण है। और इस राजनीतिक समाजीकरण से या राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी कर लेने के बाद में व्यक्ति में क्या पैदा होगा, एक लगाव पैदा होगा, झुकाव पैदा होगा, उसके प्रति एक मान्यता बनेगी, तब जाकर के कहीं राजनीतिक संस्कृति का उदय होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बार बार आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा हूँ, या जैसे मैं संसद के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, या लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, वो मैं थ्योरेटिकल भी जानकारी दे रहा हूँ और क्लास में प्रैक्टिकल के तौर पर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आपके अंदर एक लगाव पैदा होगा, आपके अंदर एक रुचि पैदा होगी, आपके अंदर एक मान्यता पैदा होगी कि वास्तव में हमें लोकसभा के सदस्यों के बारे में समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और मौका मिले तो हमें लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए। तो ये अपने अंदर जो लगाव या अपने अंदर जो मान्यता जो बनती है उसे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। और जब राजनीति में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, स्वयं भागीदारी करने लग जाता है, खुद वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है या राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, फिर वो शासन सत्ता में भाग लेता है, तब उसे अपन राजनीतिक सहभागिता कह लेते हैं। तो पहली जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक समाजीकरण है, दूसरी प्रक्रिया अपन कह सकते हैं राजनीतिक संस्कृति है, और इसके बाद में जो अंतिम स्टेज आती है तो राजनीतिक सहभागिता की आती है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण कैसे होता है, या अपन कहें राजनीतिक समाजीकरण के कौन कौन से साधन हैं। तो पहले अपन देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण जो होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रक्रिया की बात करेंगे, किस गति द्वारा होता है। तो हम प्रक्रिया की बात करें तो राजनीतिक समाजीकरण दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। दो प्रक्रियाएं इसकी, एक तो अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। कौन सी? एक अनौपचारिक प्रक्रिया, एक औपचारिक प्रक्रिया। अनौपचारिक प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया। अनौपचारिक प्रक्रिया क्या है? पहले अपन अनौपचारिक शब्द की बात करें तो अनौपचारिक का मतलब है बिना किसी व्यवस्था के। अनौपचारिक का मतलब होता है बिना किसी व्यवस्था के। न तो स्थान की व्यवस्था है, न समय की व्यवस्था है, न सीखने वालों की व्यवस्था है, न सिखाने वालों की कोई निश्चित व्यवस्था है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम अनौपचारिक व्यवस्था कहते हैं। और औपचारिक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि निश्चित स्थान होता है,
निश्चित समय होता है और कहने का सामने वाले जो सीखने वाले वो होते हैं वो निश्चित होते हैं, सिखाने वाला व्यक्ति है वो निश्चित होता है, तो वो एक औपचारिक प्रक्रिया है। जैसे कि अब हम बात करें कि कोरोना काल के समय सभी बच्चे गाइडलाइन लेने के लिए आ रहे हैं, तो न तो कोई उनका समय है आने का, न कोई जाने का। टीचर गाइडलाइन दे या नहीं दे, उसे टाइम नहीं है उसके पास, तो ये अनौपचारिक प्रक्रिया है पढ़ाने की। लेकिन इस कोरोना टाइम से पहले बच्चों को 10 बजे आना था, प्रार्थना होनी थी, पीरियड लगने थे, 5 मिनट का भी इधर उधर अंतर नहीं होता था। टीचर अपना जिस पीरियड में जाना है उस निश्चित टाइम में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। सीखने वाले बच्चे निश्चित होते थे, पीरियड को पढ़ाने वाला व्यक्ति निश्चित था। तो ये जो व्यवस्था थी वो औपचारिक व्यवस्था थी। तो मैं कह रहा था कि जो राजनीतिक समाजीकरण है 2 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, एक तो अनौपचारिक प्रक्रिया, एक औपचारिक प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक प्रक्रिया के द्वारा कहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण होता है, किन देशों में होता है, और औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा जो कहने का मतलब है राजनीतिक समाजीकरण किन देशों में होता है। तो अनौपचारिक प्रक्रिया के द्वारा जो राजनीतिक समाजीकरण होता है वो लोकतांत्रिक देशों में होता है, क्योंकि लोकतंत्र तो खुद ही राजनीति की व्यवस्था का नाम है, एक अच्छी व्यवस्था का नाम लोकतंत्र है। तो वहाँ ऑटोमेटिक संविधान के मुताबिक सब कुछ चलता रहता है। 5 वर्ष बाद चुनाव होने हैं, लोकसभा के सदस्य का चुनाव होना है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होना है, 18 साल की उम्र होने पर बच्चे को मत देने का अधिकार बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही चलती रहती हैं। जो हमारी जो पीढ़ी जो कर रही है उससे ही पीछे वाला बच्चा सीखते रहता है। तो यहाँ कोई सीखने सिखाने का कोई निश्चित स्थान या निश्चित अपना कहें समय नहीं होता। ऑटोमेटिक ही जो हमारे जो आगे चलने वाले जो पीढ़ी है या हमारे पूर्वज हैं, हम उनसे ही शिक्षा प्रदान प्राप्त करते रहते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया, जो अनौपचारिक रूप से सीखने की प्रक्रिया जो प्रजातांत्रिक देश हैं, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों में पाई जाती है। अब बात करें कि औपचारिक रूप से सीखने की प्रक्रिया किन देशों में मिलती है। औपचारिक रूप से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो साम्यवादी देश हैं या जो कट्टरपंथी देश हैं या जो तानाशाह देश हैं वहाँ पर पाई जाती है। चीन के अंदर बच्चों को राजनीति के बारे में, उस वहाँ के जो दल है कम्युनिस्ट दल, उसके बारे में एक जबरदस्ती विद्यालय के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। नहीं तुम्हें दल के बारे में जानकारी करनी है, नहीं तुम्हें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी करनी है। ऐसे ही अपन जो कट्टरपंथी पाकिस्तान है वहाँ लोगों को एक समूह में या कहें वहाँ पर वो लगा लेते हैं एक पढ़ाने के एक जैसे एक तंबू वगैरह लगा लेते हैं या डेरा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर उनको शिक्षा धर्मगुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती है और उसे वो फिर कुछ कैंपों में तो आतंकवादी घटनाओं की भी शिक्षा प्रदान की जाती है, वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये मैं बात कर रहा था अनौपचारिक और औपचारिक प्रक्रिया की। तो औपचारिक प्रक्रिया द्वारा राजनीतिक समाजीकरण लोकतांत्रिक देशों में, प्रजातांत्रिक देशों में, अच्छी जो जनतंत्र व्यवस्था है उन देशों में होता है। और औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा जो समाजीकरण जबरदस्ती जो थोपा जाता है, राजनीतिक समाजीकरण जबरदस्ती थोपा जाता है, वो साम्यवादी देश और कट्टरपंथी देशों में होता है। अब हम बात करते हैं कि अनौपचारिक रूप से समाजीकरण करने वाले कौन कौन से साधन हैं और औपचारिक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करने वाले कौन कौन से साधन हैं। तो अनौपचारिक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करने वाले जो साधन हैं मैं समझता हूँ परिवार और अपना पड़ोस है, और कह सकते हैं अपन राष्ट्रीय प्रतीक है परिवार, और जो हमारा पड़ोस है राष्ट्रीय प्रतीक है। इनके द्वारा अनौपचारिक रूप से राजनीतिक समाजीकरण लोगों में होता रहता है, क्योंकि परिवार में पढ़ाने वाला सिखाने वाला कोई
कहने का मतलब है निश्चित समय उसका निर्धारित नहीं होता, निश्चित उसका स्थान निर्धारित नहीं होता, और वो बच्चा बड़ा होता है और बच्चा सीखता रहता है। दूसरा, औपचारिक प्रक्रिया के जो साधन कौन कौन से हैं जो राजनीतिक समाजीकरण करते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षण संस्थाएं, विद्यालय या पाठशाला बालक का औपचारिक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती है। दूसरा, जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों द्वारा, अपने प्रोग्राम के द्वारा, अपने कार्यक्रमों द्वारा निश्चित रूप से पहले ही अनाउंसमेंट करते हैं कि कल नेताजी आएंगे और वहाँ पर सभा होगी, तो सभी लोग जाते हैं, वहाँ पर बैठ करके राजनीतिक उनका व्यवस्था के प्रति ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहाँ राजनीतिक समाजीकरण होता है। इस तरीके से दो प्रकार के साधन भी बन जाते हैं राजनीतिक समाजीकरण के, औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन। अब हम राजनीतिक समाजीकरण के जो हमने साधन बताए अभी, औपचारिक और अनौपचारिक, और हम टोटल बात करें तो ये 4-5 साधन प्रमुख हैं। एक तो परिवार, पड़ोस भी है, शिक्षण संस्था हैं, राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं और जनसंचार के साधन हैं। तो ये राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधन हैं। तो हम इन साधनों को थोड़ा विस्तृत रूप में इनको समझेंगे कि किस तरीके से ये राजनीतिक समाजीकरण करते हैं, क्योंकि इन पर बीच में से क्वेश्चन बनाता है कि परिवार लोगों का राजनीतिक समाजीकरण करने के लिए कैसे जिम्मेदार हैं, या शिक्षण संस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण कैसे करती हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा लोगों का राजनीतिक समाजीकरण कैसे होता है, या जनसंचार के साधन राजनीतिक समाजीकरण के लिए कैसे जिम्मेदार हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि परिवार राजनीतिक समाजीकरण का साधन कैसे है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। सबसे पहले बच्चा, उसका प्रथम गुरु माँ होती है और दूसरा गुरु पिता होता है, फिर उसके बाद में हम शिक्षकगण तीसरे गुरु माने जाते हैं। तो परिवार की प्रथम पाठशाला जो होती है वो प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की, जिसमें बालक समाज और परिवार के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरा हैं, जो मूल्य हैं, उनके बारे में बच्चा अपनी मम्मी के माध्यम से, भाई के माध्यम से, पापा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण का ज्ञान परिवार के द्वारा बच्चे को कैसे होता है। तो पहला हम बिंदु याद रखेंगे कि माता पिता की आज्ञा पालन के द्वारा, जो हम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, मम्मी कहती है बेटा ये काम कर लो, पापा कहते हैं बेटा ये काम कर लो, तो इस आज्ञा पालन की जो धारणा हमारे अंदर बनती है, उससे हम जो हमारी राज सत्ता है, जो हमारा शासन है, उसकी आज्ञा पालन करना सीख जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माता पिता की आज्ञा पालन की जो धारणा हमारे अंदर बनती है, उससे हम सत्ता या राज सत्ता की आज्ञा पालन करना सीख जाते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि परिवार में हम कभी कभी अपनी मांगों को मनवाने के लिए गुस्सा भी हो जाते हैं। कोई हमें घूमने जाना है, या हमें कोई नई यूनिफॉर्म खरीदनी है, या नई कोई चीज़ खरीदनी है, या हमें अपना एक काम करवाना है, तो मम्मी पापा से गुस्सा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अपनी मांगें मनवाने के लिए जिस प्रकार हम माता पिता पर दबाव डालकर अपनी मांगें मनवाते हैं, तो उसी प्रकार हमें आगे जा कर के अपनी मांगें मनवाने के लिए राज सत्ता पर हम दबाव डालना सीखते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी मांगें मनवाने के लिए राज सत्ता से तो हम हड़ताल करते हैं, या हम धरना देते हैं, या हम रास्ता जाम करते हैं। तो इस तरीके से एक राज सत्ता पर दबाव डालने का गुण भी हमारे अंदर विकसित होता है। तीसरी बात करें कि परिवार का जो मुखिया जिस दल को पसंद करता है, या जिस दल का सदस्य है,
तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी उस दल के कहने का मतलब आगे जा कर के कार्यकर्ता बन जाते हैं या उस दल के समर्थक बन जाते हैं। तो इस तरीके से 3 पॉइंटों के अंदर हम कह सकते हैं कि परिवार के द्वारा बालक का राजनीतिक समाजीकरण होता है, अर्थात परिवार के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बच्चे को ज्ञान होता है। तीसरी बात करें हम शिक्षण संस्थाओं की, जिसमें कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, ये सारी शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं के द्वारा बालक में राजनीतिक समाजीकरण कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि बालक परिवार में जिन गुणों को सीख करके आता है या परिवार के माध्यम से जिन अभिवृत्तियों को वो आत्मसात करता है, उन अभिवृत्तियों को सुदृढ़ करने का काम, उन अभिवृत्तियों को, उन मान्यताओं को पक्का करने का काम शिक्षण संस्था के द्वारा किया जाता है। क्योंकि शिक्षण संस्था डायरेक्ट कुछ नहीं सिखाती, बच्चे के अंदर जो परिवार के द्वारा जो बीज डाले गए हैं उन बीजों को अंकुरित करने का काम, उन बीजों को और ऊपर उठाने का काम शिक्षण संस्था के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक परिवार से जिन राजनीतिक वृत्तियों को आत्मसात करता है वे शिक्षण संस्थाओं के द्वारा सुदृढ़ किए जाते हैं। बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी वह राजनीति में उतनी ही अधिक अभिरुचि लेगा। तो यहाँ पर अब बात आ जाती है कि जो कॉलेज का वातावरण कैसा है, पाठशाला का वातावरण कैसा है, पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं, सीखने वाला बच्चा कैसा है। तो जितनी अच्छी शिक्षा होगी पाठशाला के अंदर या विद्यालय के अंदर, पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होगा पाठशाला के अंदर, तो निश्चित रूप से उसकी जो शिक्षा है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो राजनीतिक समाजीकरण है वो उतना ही व्यापक हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। आगे अपन बात करें कि पाठ्यक्रम कैसा है साहब। पाठ्यक्रम यदि उस विषय से संबंधित है, जिस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं उसी से संबंधित है, तब भी शिक्षा व्यापक बनेगी। पाठ्यक्रम कोई निश्चित नहीं है तो हमें क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, तो हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो बालक अच्छी तरीके से न तो उसके अंदर रुचि पैदा होगी, न उसकी शिक्षा जो व्यापक बननी चाहिए वो होगी। तीसरा जो साधन है राजनीतिक समाजीकरण का, वो राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल होते क्या है? राजनीतिक दल एक लोगों का समूह होता है जो चुनाव लड़ करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहता है। तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ये राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने एजेंडों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जनता उनके एजेंडों को समझ करके उनकी सक्रिय भागीदारी ग्रहण करती है, उन्हें वोट देती है और फिर वो राज सत्ता प्राप्त करने में काबिल हो जाते हैं। लेकिन हम बात करें कि राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण का साधन कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधाराओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में तथा साम्यवादी देशों में अलग अलग है। जो राजनीतिक दलों की जो भूमिका है राजनीतिक समाजीकरण करने की, उदारवादी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें अलग है और साम्यवादी जो कट्टरपंथी देश हैं वहाँ पर अलग है। क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की बहुलता होने के कारण व्यक्ति की विचारधाराओं के अनुरूप राजनीतिक समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल बहुत होते हैं, बहुल राजनीतिक दल व्यवस्था पाई जाती है लोकतांत्रिक देशों में। तो वहाँ पर जो लोग हैं उस राजनीतिक दलों की मान्यताओं के आधार पर अलग अलग राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा उनके अंदर पैदा होती है। लेकिन जो सर्वसत्तावादी या साम्यवादी देश हैं या कट्टरपंथी देश हैं, वहाँ राजनीतिक समाजीकरण का एक ही रूप, एक कठोर रूप मिलता है। ध्यान रखना, एक ही कठोर रूप, सभी लोगों में एक जैसा
राजनीतिक समाजीकरण कहाँ मिलेगा? सर्वाधिकारवादी या जो साम्यवादी देश हैं वहाँ मिलेगा। और लोकतांत्रिक देशों में अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया विचारधाराओं के आधार पर मिलेगी। कुछ लोगों में पूंजीवादी विचारधारा का राजनीतिक समाजीकरण होगा, कुछ लोगों में समाजवादी विचारधारा का राजनीतिक समाजीकरण होगा, कुछ लोगों में कहने का मतलब है साम्यवादी विचारधारा का समाजीकरण होगा। क्योंकि जो दल बनते हैं वो अलग अलग विचारधाराओं के बनते हैं। किसी की विचारधारा पूंजीवादी होती है, किसी की विचारधारा समाजवादी होती है, किसी की विचारधारा साम्यवादी होती है, किसी की विचारधारा बहुजन विकासवादी होती है ना। इस तरीके से तो उस देश में जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर लोगों का समाजीकरण अलग अलग प्रकार का, अलग अलग तरीके का, अलग अलग रूपों का होता है। लेकिन साम्यवादी देशों में एक ही दल होता है और वो एक औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है, प्रदान करता है लोगों को। तो वहाँ एक कठोर एक ही प्रकार का समाजीकरण पाया जाता है। अब अपन बात करें राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक राजनीतिक समाजीकरण का साधन कैसे हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीकों में जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय दिवस है, सेना की परेड है और जो राष्ट्रीय समारोह मनाए जाते हैं, इनके द्वारा भी नागरिकों में राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों, सिद्धांतों, नियमों के प्रति आस्था का भाव पैदा होता है। क्या होता है? जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय परेड है, तो इनके द्वारा भी लोगों में एक राजनीति के प्रति एक आस्था पैदा होती है, एक कहें अपन एक विचार पैदा होता है, सीखने के प्रति झुकाव पैदा होता है और लोग अपना राजनीतिक समाजीकरण राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। अगला देखते हैं जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं राजनीतिक समाजीकरण के। ये जो जनसंचार के साधन हमें दो रूपों में देखने को मिलते हैं, एक प्रिंट मीडिया के रूप में, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में। प्रिंट मीडिया के रूप में हमारी पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, ये साधन आते हैं। और इलेक्ट्रॉन मीडिया के रूप में रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है ना, ये इस प्रकार के साधन आते हैं। तो जनसंचार के जो प्रमुख साधनों में अपन ले सकते हैं समाचार पत्रों को, टेलीविज़न को, रेडियो को और इंटरनेट भी आजकल तो चल रहा है। तो इसके द्वारा बहुत ही दृढ़ रूप से कहे या बहुत ही मजबूत रूप से राजनीतिक समाजीकरण किया जा रहा है, क्योंकि जनसंचार के साधनों द्वारा लोगों में राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक विचार आत्मसात होते हैं। टीवी पर समाचारों के माध्यम से, रेडियो पर समाचारों के माध्यम से, अखबारों में न्यूज़ पढ़ने के माध्यम से राजनीति के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, छपती रहती हैं, है ना। संसद की कार्रवाई चलती है टेलीविज़न पर, तो उसके द्वारा भी लोग राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। और इसके अलावा जो मीडिया है वो अपने तरह तरह की बहस कार्यक्रम भी टीवी पर दिखाती है, उसके द्वारा भी लोगों में राजनीतिक समाजीकरण होता है। जो जनसंचार के साधन हैं उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि आजकल जो चुनाव हैं वो मीडिया के दफ्तरों से लड़े जाते हैं, क्योंकि मीडिया जिस पार्टी का ज़्यादा प्रचार प्रसार करेगी, मीडिया जिस पार्टी की अच्छाइयों को ज़्यादा प्रचार प्रसार करेगी, तो उस पार्टी के प्रति जो झुकाव है वो लोगों में ज़्यादा होगा और वो पार्टी निश्चित रूप से विजयी होती है। और तो हम इस मीडिया को या जनसंचार के साधन को हम बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में राजनीतिक समाजीकरण का साधन मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण का महत्व क्या है।
राजनीतिक समाजीकरण का पहले ही हम बता चुके हैं कि राजनीति का जो ज्ञान है, राजनीति की जो मान्यता है, राजनीति की जो घटना है, उनको सीखने का काम लोगों में राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा होता है। तो हम पॉइंटों में बात करें तो राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस देश में लोग राजनीति का अच्छा ज्ञान रखने वाले होंगे तो वहाँ की राजनीति अच्छी होगी, और जिस देश में लोगों को राजनीति के प्रति कोई जानकारी नहीं है तो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, और ये राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को भी निर्धारित करता है, क्योंकि जितना अच्छा लोगों में राजनीतिक समाजीकरण होगा उतनी ही अच्छी उस देश के लोगों में राजनीति के प्रति एक अच्छी प्रवृत्ति बनेगी, एक अच्छी अभिवृत्ति बनेगी, एक अच्छा लगाव बनेगा, एक अच्छा भाव बनेगा। तो इससे क्या होगा? लगाव से लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना सही तरीके से होगी। अगली बात करें कि राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा जो व्यक्ति के बीच जो और हैं अपन सरकार के बीच अंतःक्रिया का विकास होता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा लोगों और सरकार के बीच अंतःक्रिया का विकास होता है। तो हम 2 पॉइंट याद कर सकते हैं राजनीतिक समाजीकरण के महत्व के। पहला, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा लोगों और सरकार के बीच अंतःक्रिया का विकास होता है। दूसरा, राजनीतिक समाजीकरण से देश की राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है, और उसके बाद राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। इस तरीके से हम राजनीतिक समाजीकरण के महत्व को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के दे रहे हैं, वो आपको करके सेंड करने हैं। तो अपनी सभी नोटबुक खोलें और क्वेश्चन लिखें।